नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पश्चिम बंगाल में होने वाला हर चुनाव सिर्फ एक राज्य का राजनीतिक घटनाक्रम नहीं होता, बल्कि ये पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे की दिशा और दशा तय करने वाला संकेतक बन जाता है। इस बार भी चुनावी सरगर्मी के बीच कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लोकतंत्र मजबूत होगा या राजनीतिक टकराव इसे कमजोर करेगा? बंगाल के चुनाव लोकतंत्र के दो पहलुओं को सामने लाते हैं। एक तरफ सशक्त जनभागीदारी, दूसरी ओर हिंसा और ध्रुवीकरण की चुनौतियां। ये बात तो स्पष्ट है कि बंगाल में चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली की विश्वसनीयता की असली परीक्षा होती है। बंगाल का चुनाव अक्सर राष्ट्रीय राजनीति का ट्रेंड भी सेट करता है। यहाँ के नतीजे ये संकेत देते हैं कि देश में किस विचारधारा को समर्थन मिल रहा है और आने वाले चुनाव में क्या समीकरण बन सकते हैं। बंगाल का चुनाव एक आईने की तरह है जिसमें देश का लोकतंत्र खुद को देखता है। अगर चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और मुद्दा आधारित होते हैं तो ये लोकतंत्र की जीत है। अगर हिंसा, ध्रुवीकरण और अविश्वास हावी रहते हैं तो ये चेतावनी है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। बहरहाल, अब भय से मुक्ति और भरोसे का दावा भाजपा का है, तो वहीं दिल्ली दरबार को ममता की चेतावनी, केंद्रीय एजेंसियों का डर और दुरुपयोग का आरोप भी। लेकिन बंगाल में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद लोकतंत्र की मजबूती सबसे बड़ी चुनौती है। और बड़ा सवाल ये कि अब आगे क्या? इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव भले ही देश के 5 राज्यों में हुए हैं, लेकिन फोकस सभी का बंगाल पर है। चर्चा देश भर में इस बात की हो रही है कि बंगाल में बदलाव होगा या दीदी जीत का चौका लगाएंगे। हालांकि इन सवालों का फाइनल जवाब तो 4 मई के नतीजे के बाद साफ होगा। लेकिन बंगाल में जो बम्पर वोटिंग हुई और अब तक जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं, उनमें कांटे की टक्कर और अलग अलग रुझान सामने आ रहे हैं, जो टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़े मुकाबले का संकेत दे रहे हैं। चाणक्य, मैट्रिज, पी मार्क्यू और पोल डायरी के सर्वे में भाजपा को 152 से 192 सीटों के साथ बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं जनमत पोल्स और पीपल्स पल्स, प्रज्ञा के एग्जिट पोल इसके उलट तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें 177 से 205 सीटों के साथ ममता की वापसी का दावा किया गया है। कुल मिलाकर 7 में से 5 एग्जिट पोल भाजपा को सत्ता परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं, तो बाकी चौथी बार ममता सरकार का। उधर हर चुनाव की तरह बंगाल चुनाव में भी भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका पर बहस तेज रही। निष्पक्षता, केंद्रीय बलों की तैनाती और चुनावी आचार संहिता के पालन को लेकर राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। लेकिन कुछ हिंसक घटनाओं को छोड़ दें तो बंगाल के चुनाव राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, हिंसा की संस्कृति और राजनीतिक शक्ति संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुए हैं। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तीखी नोक-झोंक चुनाव के दौरान हो गया है, उसको खत्म हो जाना चाहिए। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। ये चुनाव व्यापक रूप से टीएमसी और बीजेपी के बीच एक कड़े मुकाबले के रूप में उभरा, जिसमें केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के बीच मतदाताओं ने भयमुक्त होकर वोट डाले। जिस तरह से बीजेपी का फोकस बंगाल पर रहा, अमित शाह वहां डेरा डाले रहे, विश्वास जताया कि ममता की सरकार जा रही है। उन्होंने टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देते हुए कहा कि 29 अप्रैल के बाद वे उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। आगाह किया कि वे अब खौफ पैदा नहीं कर पाएंगे क्योंकि केंद्र में सुरक्षा बल तैनात है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी ममता को निशाने पर लेते हुए टीएमसी के महाजंगल राज से आजादी दिलाते हुए भयमुक्त शासन और सत्ता परिवर्तन का दावा किया। अमित शाह ने घोषणा की कि मतदान के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ के जवान 60 दिनों तक बंगाल में ही रहेंगे, जिससे मतदान के बाद होने वाली हिंसा को रोका जा सके। इस बार कोई गुंडा बीच में नहीं आएगा। मैं तेहट्टा के मंच पर से गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो। 29 तारीख को तेहट्टा वालों को अगर परेशान किया तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करें। 15 साल के इस सिंडिकेट सिस्टम की एक्सपायरी डेट आ गई है। वो एक्सपायरी डेट आप लिख करके रखिए, वो तारीख है 4 मई। मैं टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं, 4 मई
ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। पलटानो दौड़कर, पलटानो दौड़कर। बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल रही है। चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की पूरी व्यवस्था की है और चुनाव के बाद भी 7 दिन तक सीएपीएफ बंगाल में ही है। दरअसल अमित शाह का ये बयान अभिषेक बैनर्जी की चुनौती पर था, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद दिल्ली से कौन सा बाप तुम्हें बचाने आता है, देख लेंगे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि जो लोग अभी गुंडागर्दी कर रहे हैं वे 4 तारीख के बाद कहीं नहीं मिलेंगे। अभिषेक ने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि केंद्रीय बल भाजपा के प्रभाव में काम कर रहे हैं। तो वहीं ममता बनर्जी ने भी कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर सबको डरा रहे हैं, 4 तारीख के बाद आप दिखेंगे नहीं। বিজেপি অনেক সিটে হারবে, এবারে মনে রাখবেন যা সিট ছিল তার অর্ধেকও পাবে না। সেই জন্য বাংলা কামড়ে আজকে অমিত বাবুকে মিটিং করতে হয়েছে প্রশাসনকে নিয়ে। ভয় দেখাচ্ছেন সবাইকে, কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? 4 তারিখের পরে তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই, আর কাউকে পাবেন না। 7 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। बहरहाल अब चुनावी नतीजों की तारीख में कुछ ही घंटे बचे हैं जब तय हो जाएगा कि बंगाल की जनता ने आखिर भरोसा किस पर जताया है। लेकिन बंगाल के चुनाव लोकतंत्र के लिए एक आईना है, जहां एक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इसकी ताकत दिखाती है, वहीं हिंसा और ध्रुवीकरण इसकी कमजोरियों को उजागर करते हैं। अब ये राजनीतिक दलों, केंद्रीय संस्थाओं और सबसे बढ़कर मतदाताओं पर निर्भर करता है कि वे लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की जंग नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की मजबूती, निष्पक्षता और संस्थागत विश्वसनीयता की भी बड़ी परीक्षा है, भले ही चुनावी नतीजे कुछ भी हों। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो बंगाल का चुनाव है और लोकतंत्र पर प्रभाव कितना, कैसे और आगे क्या होगा। सरकार किसी की भी बने, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल जैसा है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जिस तरह के बयान सामने आए हैं वो सवाल खड़े करते हैं कि आने वाला सिनेरियो क्या होगा। और वैसे भी बंगाल का जो चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा यदि किसी की नजर रही तो वो पश्चिम बंगाल के चुनाव पर रही। और हर पहलू पर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी सब उसकी तरफ देख रहे हैं। सारे लीडर्स के जो बयान आए हैं वो ये सवाल खड़े करते हैं कि सरकार जिसकी भी बनेगी, क्या आने वाले सिनेरियो में सब कुछ नॉर्मल होगा या यही तीखापन देखने को मिलेगा। सीधे चर्चा पर चलेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। खेमचंद जी का स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्लारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में एहतेशाम उल हक। एहतेशाम जी का भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार विवेक। कुमार विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में कुमार राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी कुमार राकेश जी, हाँ, मेरा ऑडियो पहुंच रहा है? हाँ, आपके आप बहुत साफ आवाज आ रही है आपकी। हाँ कुमार राकेश जी, आज की जो चर्चा है वो ऐसे है कि बंगाल का जो चुनाव है, लोकतंत्र पर प्रभाव क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि बंगाल में चाहे टीएमसी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके के बयानबाजी आई है, जिस तरीके से इस बार माहौल बना, जिस तरह से चीजें गई हैं, आने वाले सिनेरियो में क्या वही तीखापन दिखेगा या कुछ बदलाव होगा? लोकतंत्र की दृष्टि से इसे आप कैसे देखते हैं?
राष्ट्रीय लोकतंत्र शब्द जो है ना बहुत बड़ा शब्द है, विशाल शब्द है। इसलिए आपको क्लियर करना पड़ेगा लोकतंत्र के किस मायने में, किस परिभाषा में, किस एंगल से आप उसकी चर्चा करनी चाहती हैं। हाँ कुमार राकेश जी, नहीं सही सवाल है आपका। लोकतंत्र, ये बात बिल्कुल सही है। अब तक का जो इतिहास देखा हमने वेस्ट बंगाल में, और अब आने वाला समय जिसकी भी सरकार होगी तब हम देखेंगे। इस बार वैसे भी जो इलेक्शन हुआ, चाहे आप वोटिंग का परसेंट देखें, चाहे आप लोगों की भागीदारी देखें, चाहे आप हिंसात्मक रूप से चीजों को देखें, सब कुछ बहुत अलग हुआ है। मैं उस परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रही हूँ। अच्छा, हिंसात्मक परिप्रेक्ष्य है तो इस बार छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें आप, तो कोई ऐसी हिंसा नहीं हुई। हाँ, उस थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई जिसे बोलते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग, नंबर 1। नंबर 2, जो पिछले तुलना में जो भी हत्याएं होती थी, जो भी मृत्यु हुई, जो भी किलिंग हुई, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा कि पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में वोटरों ने आत्म सुरक्षा के भाव से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर उन्होंने मतदान किया। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वोटर्स आज तक निकले नहीं थे, जो मतुआ फैक्टर बताते हैं, नदिया हुआ या पूर्वी वर्धमान हुआ, नॉर्थ 24 परगना हुआ, साउथ 24 परगना हुआ, ये जो सारे क्षेत्र हैं जहां भाजपा का पिछले चुनाव में 142 में से सिर्फ 18 सीटें मिली थी, इस बार वहां क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वोटर्स घरों से निकले हैं। उसके पहले जो भी रही, मतलब चाहे लेफ्ट रहे या टीएमसी रहे या पहले कांग्रेस रही, मोस्टली जो वोटिंग का पैटर्न था, वोटिंग का स्टाइल था, वोट देने ना देने का था। मैं कई चुनाव में रहा हूं पश्चिम बंगाल में, 20 साल का मैं थोड़ा आगाह दे सकता हूं कि 1 बजे तक टू होम कंसर्न, भाई आपने चुनाव 1 बजे तक आपका जो वोट पड़ गया, इसके बाद आप जेन्युइन वोटर गए तो उनको लेफ्ट वाले, तो मैं देखा अपनी आंखों से, आपका वोट पड़ गया, ये पड़ जाएगा, जाओ यहाँ से, जान बचानी है तो, लाइक दैट। तो इस बार कई मामलों में बेहतर चुनाव हुआ है, ट्रांसपेरेंट हुआ है, हर बूथ पे कैमरा लगा हुआ। ईसीआई का भारत के निर्वाचन आयोग का इंस्ट्रक्शन, जहां कैमरा बंद हो जाएगा उसका बूथ कैंसिल कर देंगे। इसके बावजूद आपने देखा कि ईवीएम पे टेप लगाए जाने का मामला हुआ, जिस पर कई अभी क्षेत्रों में पुनर्निर्वाचन करने की बात चल रही है। ये तो पहले लोग ईवीएम को बदनाम करते थे, अब ईवीएम पे टेप लगाया, किसने लगाया? सारे पार्टी का बंद, सिर्फ टीएमसी का बटन दिख रहा है। किसको बोलेंगे? भाजपा ने करवाया या कांग्रेस ने करवाया या लेफ्ट ने करवाया? तो इस तरह कई घटनाएं देखने को मिली, वो सबको मिली। और सबसे बड़ी बात है कि लाखों वोटर्स ने आज सुरक्षा के भाव से केंद्रीय सुरक्षा बलों के संरक्षण में, और जैसे कई आपने देखा कि कई जो एजेंसीज थे, अब जो एग्जिट पोल किया कि वहाँ, और जो हमारे रिपोर्टर्स थे, कई पत्रकार थे, लोग सीधी बात नहीं करते थे, कोई रिएक्शन नहीं देता था। जो लोग मन में आतंक का भाव था, लोग आतंकित होकर के बात नहीं करते थे। पिछली बार भाजपा हारी, सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए, जो बचे वो टीएमसी में शामिल हो गए, क्योंकि उनको जान बचाना था। मुर्शिदाबाद की घटना कहीं छिपी हुई नहीं है, दूसरा पाकिस्तान बनने की तैयारी में अभी तक है वो। अब आगे क्या होगा? भाजपा की सरकार आती है, उसको सुधारेंगे या सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की कई घटनाएं जो है सबको दिख रही है, और जो भी होगा अच्छा होगा, बेहतरी के लिए होगा, भारत के संविधान के अनुरूप होगा, लोकतंत्र के लिए एक अच्छा होगा। चाहे जो भी सरकार, भाई ममता दी आती है तो वो सुधरेगी, अपनी गलती से लेगी। भाजपा आती है, जिसके संकेत सबसे ज्यादा मिल रहे हैं भाजपा के, तो वो अपने जो पुरानी गलतियां की टीएमसी ने या लेफ्ट ने, वो गलती को नहीं दोहराएगी। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के मायने में जो आपका बहुत बड़ा सवाल है, उसमें जो भी मैं एक छोटा सा जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोकतंत्र के लिए जो होगा अच्छा होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, हम परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं और चीजें आगे बढ़ेगी हर तरह से, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय जनता जन भावनाओं के अनुसार, और भारतीय लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसके अनुसार, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल के हिसाब से, कि जो हम जिसको जोड़ने वाली बात है कि हम उसको कैसे जोड़ेंगे, जो प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की परिभाषा दी गई थी, है ना।
तो जनता के लिए, जनता के जुड़ा वाला, तो वो उस परिभाषा अनुरूप चीजें करेगी, और जो नहीं करेगा तो फिर वो झेलेगा, पछताएगा। ठीक है कुमार राकेश जी, वापस आऊंगी। कुमार विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार विवेक जी अनम्यूट करिएगा। जी राखी जी, आवाज आ रही है? हाँ कुमार विवेक जी, अभी आपका ऑडियो आ रहा है। आज की चर्चा जिस तरीके से बंगाल चुनाव पर, सिर्फ और सिर्फ एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, 5 राज्यों के चुनाव में ये तो सर मैंने भी महसूस किया, सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई वो पश्चिम बंगाल को ही लेकर हो रही है। सबकी नजरें भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, एक तरफ अमित शाह की बात करिए, मोदी जी की बात करिए, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की बात करिए, मतलब कहते हैं ना एक चर्चा का केंद्र पूरा 5 राज्यों में सबसे ज्यादा फोकस सबका वेस्ट बंगाल पे है कि यहां आखिर इस बार क्या होगा। और हर नजरिए से यदि हम समझें तो चाहे वोटिंग का परसेंटेज देख लीजिए, चाहे आप जो छुटपुट घटनाएं पहले होती थी या पहले जिस तरीके के घटनाक्रम होते थे उनसे भी इतर, इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका थी, तो बहुत सारी चीजों में बड़ा ही रोचक और एक रिकॉर्ड बनाने वाला वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ। लोकतंत्र की दृष्टि से आप इसे कैसे, कितना मजबूत देखते हैं? सरकार किसी की भी हो, यह सवाल आज इसलिए जायज हुआ क्योंकि एक तो सबका कंसर्न पश्चिम बंगाल चुनाव पर, नतीजों के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे टीएमसी हो, इन दोनों के अलावा तीसरा किसी का जिक्र नजर नहीं आया, और जिसकी भी सरकार होगी कोई किसी से कम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो कुछ भी सिनेरियो बना, आगे भी ये सिचुएशंस ऐसी रहेंगी या काफी बड़ा बदलाव दिखेगा, सरकार किसी की भी हो। जी राखी जी, सबसे पहले आपने लोकतंत्र की बात की, ये तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो जाए वेस्ट बंगाल में और वहां पर रिजल्ट आ जाए, मुझे तो यही बहुत बड़ी बात लग रही है। चुनाव खाली बंगाल में होते हैं क्या इस देश में? इतना तमाशा आपने कहीं देखा है किसी दूसरी जगह? कश्मीर में चुनाव हो गए, ऐसा नहीं है कि वहां भाजपा की सरकार है, वहां तो और 370 लगने के बाद चुनाव हो रहा था, पूर्ण राज्य भी नहीं था। तमिलनाडु में चुनाव हो गए, ऐसा नहीं है कि स्टालिन के सरकार के खिलाफ मुखर नहीं रहे। आखिर कॉमन फैक्टर क्या है? बंगाल में ऐसा क्या आ जाता है जिसके कारण क्या वहां की राजनीति इतना हिंसक दौर से गुजरी? यहाँ पे मुख्यमंत्री को जिस सीट से चुनाव लड़ रही है वो, वहां पर उनको स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर के बैठना पड़ता है कि जो वोट मतलब एज ए विधायक ममता जी को पढ़ने जा रहे हैं उसकी रक्षा के लिए ये तमाशा है या वास्तव में सुरक्षा की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट में एकदम अर्जेंट सुनवाई हो इसकी याचिका दायर की गई, नतीजा क्या निकला? तो कहीं ना कहीं तो ये तमाशा करने का प्रयास ही है। और बात रही बंगाल के, आप इसी से देख सकते हैं कि एग्जिट पोल की एक्सिस माई इंडिया ने अपना डेटा रिलीज नहीं किया। कारण यही था कि वहां लोग बताने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? सरकार किसकी है किसकी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर जगह भाजपा ही चुन के आती है। केरला में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां भी कम्युनिस्ट की सरकार है जबकि अभी। तो इस बार हालांकि एक चीज मैंने देखा कि ये जहांगीर खान जहां से कैंडिडेट है, आज दिन में ही न्यूज आ रही थी कि वहां पर हिंदू संगठनों ने, हिंदू लोगों ने संगठन बना के विरोध प्रदर्शन किया कि हमें धमकाया जा रहा है। और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, शिवानंद जी अभी कुछ बोले तो हमारी ये बात सुन ले, इसका उत्तर जरूर शामिल करें आप अपने जवाब में, कि आज अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि ट्यूबवेल उखाड़ करके ले गए क्योंकि वहां पे पानी का स्रोत एकमात्र वही ट्यूबवेल था, गरीब इलाका था, वहां से था कि वोट तृणमूल को नहीं पड़ा तो वहां से ट्यूबवेल ले गए। उन्होंने ये नहीं बताया कि वोट वो कांग्रेस को जाना था, कम्युनिस्ट को जाना था या भाजपा को जाना था। तो इस तरीके की जब स्थिति दिखती है, ये तब जब वोटिंग हो चुकी है, इतना हाई वोल्टेज, इस देश में कम से कम 5 साल के अंदर 40 चुनाव होते हैं, हम लोकल इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। आखिर आज के जमाने में भी बंगाल का ये दौर, मुझे तो ये बड़ा चिंताजनक लगता है। और राकेश जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि वहां पर वोट आदमी अपना जाग करके गिरा दे, यही सबसे बड़ा मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा है वहां, कि कम से कम अपना वोटिंग एक्सरसाइज हो, प्रैक्टिस कर सके। जी राखी जी। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। खेमचंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं, नमस्कार। नमस्ते खेमचंद जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दो लोग मुख्य भूमिका में पश्चिम बंगाल में, सवाल इस बात का है कि चाहे अमित शाह के बयानों को देखिए, चाहे अभिषेक बैनर्जी की बात कर लूं मैं या ममता बनर्जी की बात कर लूं,
कोई किसी को नहीं छोड़ रहा, सब एक दूसरे को देख लेने की बात करते हैं। और जिस तरीके से सीआरपीएफ की तैनाती हुई, जिस तरीके से ये इलेक्शन निकाला गया, क्या आगे भी सिचुएशंस ऐसी ही रहेंगी? सरकार किसी की भी हो, मैं दोनों तरफ से बात कर रही हूँ। राखी जी, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन ने इस बार बहुत समय का, कई सालों के बाद ऑलमोस्ट शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव हुआ है उसके लिए हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई देता हूं। मिनिमम हिंसा हुई है, कुछ जगह हमारे कैंडिडेट के साथ मारपीट हुई है, कुछ जगह और भी हुई है, लेकिन जिस तरीके से बल्क में हत्याएं होती थी, बल्क में हिंसा होती थी, वो अब की बार नहीं। उसका एक बहुत बड़ा कारण था जिस तरीके से केंद्रीय रिजर्व पुलिस को वहां पे भेज के एक विश्वास पैदा किया गया कि अब गुंडों की नहीं चलेगी, अब कानून की चलेगी, अब देश का जो कानून है उसके अनुसार काम होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर किया आपका जहां मन है वहां जाके वोट करो, वोट करो, आपको कोई भी गुंडा रोक नहीं पाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई आपको धमका नहीं पाएगा, कोई आपको अपनी वोट डालने से आपको दूर नहीं रख पाएगा। और उसका परिणाम क्या हुआ? 93% बम्पर वोट पश्चिम बंगाल में हुई, सभी समाज के लोग निकल गए। 93% हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि एक समाज के लोगों ने 100% वोटिंग की, इसमें ऑलमोस्ट सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये डेमोक्रेसी की जीत है और हमारे भारत की जीत है और आने वाले समय में ऐसा ही होना चाहिए। और एक बड़ा डिसीजन जो इलेक्शन कमीशन ने लिया है कि केंद्रीय रिजर्व फोर्सेज अब सिर्फ इलेक्शन करा के वापस नहीं आ जाएंगी, वहां पे रहेंगी। अगर पोस्ट इलेक्शन किसी की भी जीत हो, पोस्ट इलेक्शन अगर हिंसा होती है तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो सके, ऐसे लोगों की धरपकड़ की जा सके और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे एक्शन लिया जा सके। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और जिसकी वजह से ये इलेक्शन अनोखा रहा, बहुत अच्छा रहा। रही बात कि अमित शाह जी क्या कह रहे हैं या बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, बीजेपी के नेता किसी का भी बयान देख लो, हम विश्वास की बात कर रहे हैं, हम गुंडों के अगेंस्ट एक्शन की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम ममता बनर्जी को जेल में डाल देंगे, हम अभिषेक बनर्जी को उठा के जेल में डाल देंगे, हम इनको ऐसा कर देंगे वैसा कर। हम क्या कह रहे हैं, जो टीएमसी के गुंडे हैं, गुंडे सबने देखे किस तरीके से बहन बेटियों के साथ अत्याचार दुराचार करते हैं, उनको सह दी जाती है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उन्होंने हत्या कर दी, दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं, लोगों को उठा लेते हैं, काट देते हैं, हाथ पैरों से अपंग कर देते हैं, घर चला देते हैं। ऐसे गुंडों को नहीं बख्शा जाएगा। जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो विश्वास का माहौल अब से बनना शुरू हुआ है उसको परमानेंट स्टेबलिश कर देंगे। कानून वहां पे काम करेगा, कानून का राज होगा, गुंडों का राज नहीं होगा, जंगल राज को हम खत्म करेंगे। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ टीएमसी क्या कर रही है, आज भी वो धमका रही है कि रिजर्व फोर्सेस तो चली जाएंगी। बीजेपी के नेता, जो बड़े बड़े नेता हुए चुनाव प्रचार में आए, वो तो प्रचार में आए, प्रचार के बाद आपके साथ दिखाई नहीं देंगे। कौन बचाएगा? हम देख लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। आप जितना भी धमका लो, अब पश्चिम बंगाल जग चुका है, वहां की जनता जग चुकी है और जनता वहां की संगठित हो चुकी है और संगठित होकर उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया है। और वो बदलाव आपको 4 तारीख को दिखेगा, सुशासन आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जब वहां पे डबल इंजन की सरकार होगी, उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था होगी, गुंडे तख्ती टांग के अपने गले में बोलेंगे कि हमें बख्श दो, हमें जेल में डाल दो। वहां पे जो इंट्रूडर्स हैं, जिनके इलीगल बोर्ड्स, इलीगल डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बनाए और हमारे भारतीयों के जो हक है, भारतीयों का जो रिसोर्स है, जमीन है, खेत है, पानी है, तालाब है, उन पे जो कब्जा किया हुआ है, उन सब का सफाया होगा। और पश्चिम बंगाल जिस तरीके से अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान आगे बढ़ रहा है, वैसे ही पश्चिम बंगाल भी तेजी से आगे बढ़ेगा। और उसका जो पुराना एक बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है फाइनेंशियली, वो गौरवपूर्ण इतिहास वापस आएगा। उनकी कल्चर फिर से आगे बढ़ेगी और जो वहाँ पे कट्टरपंथ की जो कल्चर टीएमसी की वजह से वहाँ व्याप्त हो गई है, उसका खात्मा होगा। पुनः जो बांग्ला भाषा का जो प्राइड है, बांग्ला कल्चर का जो प्राइड है, वो वापस आएगा, वो अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। जिस तरीके से भारत में आज सनातन संस्कृति का चारों ओर विकास हो रहा है, वैसे ही बांग्ला संस्कृति जिसको दबाने का काम किया गया, वो संस्कृति उसका पुनरुत्थान होगा। और बांग्लाभाषी, जो बांग्ला बोलने वाले हमारे पश्चिम बंगाल के जो हमारे नागरिक हैं, उनका कल्याण होगा और उनको भी विकास महसूस होगा, विकास उनके आसपास होगा, उनके घर के आसपास विकास दिखाई देगा और उनके बच्चों को उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, वापस आऊंगी। शिवानंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी शिवानंद जी, आप कैसे देखते हैं आने वाला सिनेरियो?
क्योंकि लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र की बात सब करते हैं, संविधान की बात भी सब करते हैं, क्योंकि सिर्फ पश्चिम बंगाल का आज जिक्र हो रहा है और सबकी बड़ी निगाहें हैं कि आखिर यहाँ क्या होगा। तो उस नज़रिए से हर परिप्रेक्ष्य में यदि हम समझें, हर पहलू को समझें, तो कांग्रेस कैसे देखती है आने वाला समय, सरकार किसी की भी हो। गुड इवनिंग राखी जी, पूरा पैनलिस्ट का नमस्कार। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पवन खेड़ा जी के जो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर हो गया उधर आखिरी सत्यमेव जयते, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की जीत हुआ है। ये लोगों ने साम दाम दंड भेद सब हर किसी को बात रखने के लिए, आवाज दबाने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरी बात देखिए, पश्चिम बंगाल बड़े भाई एंटीसिपेटरी बेल मिली है, अमित शाह जी उनको डिस्चार्ज नहीं किया गया है, आरोप मुक्त नहीं किया गया है। हो गया आपके अगेंस्ट कल मैं 2 एफआईआर करूंगा, आप भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएंगे तो हो गया, खत्म हो गया। अरे भाई साहब, एफआईआर मैं आपके अगेंस्ट कर्नाटक में 10 करूंगा, चाहिए क्या? यही करो। देश डेवलपमेंट नहीं मत कीजिए, सबका आवाज दबाने का कोशिश कीजिए। पार्लियामेंट हाउस में महिलाओं के लिए आतंकवादी जैसा नरेंद्र मोदी, ओम बिरला जी कर रहे, बाहर आपके जैसे खेमचंद जी कर रहे, गलत है। किसी को बात रखने के लिए बेल पे है। अरे उल्टा अमित शाह जी नहीं है बेल पे, 8 साल जेल में थे, तड़ीपार थे, नहीं है? बताइए बताइए। मैंने आपकी बात को करेक्ट किया। पवन खेड़ा जी आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एंटीसिपेटरी बेल मिली है, और एंटीसिपेटरी बेल का मतलब वो आरोप मुक्त नहीं हो जाते। जो उन्होंने झूठ बोला, जो उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट दिखाए, जो उन्होंने गलत तरीके से आदरणीय हेमंत जी को बदनाम करने के, उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की, एक एक करके अपनी बात रखिए। पहले हम वेस्ट बंगाल पे आए, फिर उसके बाद अपनी अपनी बात, जो भी आपत्ति आप लोग बोलिएगा, नहीं तो जो मुख्य मुद्दा है हम उससे दूर हो जाएंगे। हाँ राखी जी, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी अच्छा करने जा रहे, 30-35 तक हमारा कैंडिडेट चुन के आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर दोबारा 4थी बार बन रहे। और एक गुड न्यूज है, केरल में कांग्रेस पार्टी 100% चीफ मिनिस्टर बन रहे। अभी अभी जूमिंग पे मीटिंग हुआ, प्रियंका दीदी, प्रियंका गांधी जी, डीके शिव कुमार जी, भूपेश बघेल जी के साथ जूमिंग मीटिंग हुआ, CWC सब हमारे मेंबर का। आसाम में भी कांग्रेस पार्टी जीतने जा रहे हैं, डंके के साथ बोल रहा हूं, डंके के साथ। साम दाम दंड भेद पूरा अमित शाह, नरेंद्र मोदी, CBI, ED, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, इनके ज्ञानेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर संधू, ये जो जोशी, इस तरह से जो अभी IPS ऑफिसर जो दबंगगिरी, सिंघम पाल साहब के अगेंस्ट 2 एफआईआर हो गया पश्चिम बंगाल में। एक महिलाओं के घर पे घुस के उन्होंने दबंगगिरी किया। ये सब हिसाब तो होगा, आज नहीं तो कल। सिर्फ 2 दिन के लिए रुकिए, आपको न्यूज अच्छा आएगा। 100% सुप्रीम कोर्ट में गए थे। अभी अभी मैंने कपिल सिब्बल सर से मैंने जो उधर जो बात रखे है, ये लोगों ने मीडिया में गलत दिखा रहे, उनको TMC को झटका मिला। कोई झटका बिटका नहीं है, मैं भी लॉयर हूं। उसमें राखी जी 45 डेज में जो CCTV फुटेज रहता है, ये लोग और डिलीट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके ऊपर हमने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उसमें संदेह लिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने ये भी बोला है कि सेंट्रल के भी कर्मचारी रहेंगे और लोकल पश्चिम बंगाल के भी कर्मचारी रहेंगे, दोनों मिलके चुनाव काम करेंगे। दूसरी बात निपक्षपात, ना ममता दीदी मेरी कोई नहीं है, ना अमित शाह जी या BJP कोई नहीं। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, गौर गरीब दलित पिछड़ों के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, देश सर्वोपरि है। दूसरी बात राखी जी, महंगाई चरम पर है। अभी जो अमेरिका, इसराइल और जो ईरान युद्ध चल रहे, इसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और गैस का सिलेंडर रेट बढ़ने जा रहे हैं। इसके गौर गरीब को जेब से पैसा जा रहे हैं। इसके नरेंद्र मोदी साहब सर्वदलीय बैठक लेके कुछ अच्छा कुछ प्रयास करना चाहिए। मुझे ठीक है, सारी बातें ठीक है। मुझे बस ये बताइए, वेस्ट बंगाल में आने वाला सिनेरियो क्या? यदि आप कह रहे हैं ममता दीदी आएंगी, तो क्या मैं ये मान लूं कि फिर ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के जिस तरीके से बयान है कि एक भी नहीं दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा, देख लेंगे और फिर दिल्ली से पता नहीं कोई नहीं आएगा, मैं तो वो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो क्या ये सब करवाना है फिर से? क्या यही होगा? या फिर कमल खिल जाएगा तो फिर अमित शाह जी देख लेंगे सारे गुंडों को? अच्छा राखी जी, देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है,
कान सुन ले। ममता दीदी को अमित शाह ने गुंडागिरी चालू किया, तो वो लोग भी कोई कंगन नहीं डाला है। वो भी एक, देखिए, वो भी एक माता है, बहन है किसी का, तो वो देखिए महिलाओं के, उनको पता नहीं मोदी साहब को, अमित शाह को, महिला ऐसे ताकत होता है। दुर्गा भी है, लक्ष्मी जी है, सरस्वती भी है, ये तीनों भी महिलाओं के पास है। हमेशा माता बहनों को रिस्पेक्ट कीजिए। महिला आरक्षण के बिल के ऊपर भी राजनीति खेला नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, अली बाबा चालीचौर पार्टी। शर्म आना चाहिए नेशनल चैनल पे। आज भी माता भगिनियों के नाम पे ये तमिलनाडु में, ये पश्चिम बंगाल में राखी जी 3M फैक्टर, एम बोले तो ममता, एम बोले तो मोदी जी, एम बोले तो महिला पूरा घर के बाहर आके, महिलाओं के वोटर जो है 38% है, और मुस्लिम जो है वोटिंग 33% है। ये पूरा टीएमसी कांग्रेस को वोटिंग जा रहे हैं, और कांग्रेस का अच्छा दिन आने का प्रयास मैं अपेक्षा करता हूँ राखी जी। और बीजेपी का ऐसा कौन सा है, इनको गुजरात वॉशिंग मशीन से शारदा फंड घोटाला में शुभेंदु सरकार वही है, इनके पास क्या है? आसाम में भी क्या है? ये शर्मा जो है हमारे कांग्रेस का था, वो आसाम में भी कांग्रेस का गुजरात वॉशिंग मशीन का। इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई नहीं है राखी जी। ये लोग डराना धमकाना, यही धंधा चालू हुआ है। किसी का ग्रोथ देखने के लिए देश स्वरूप पर ये राखी जी आएंगे, चुनाव जीतेंगे हारेंगे, लेकिन देश स्वरूप पर ये राखी जी हमेशा सच्चाई के साथ खड़े होना चाहिए। पवन खेड़ा जी को कितना तकलीफ दिया, 100 पुलिस भेजा हो क्या आतंकवादी है क्या राखी जी? आप ही बताइए। कल आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, अगर कल मोदी साहब के साथ भी हो सकता है, अमित शाह जी के साथ भी होगा। और अभिषेक जी कुछ गलत नहीं बोला है, मैं उनका समर्थन करता हूँ राखी जी। अमित शाह जी भी जो बोल रहे हैं उसको भी समर्थन करता हूँ। लड़ो मरो दिखाओ तमाशा, यही बच गए राखी जी। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, यही भगवान को प्रार्थना करता हूँ। माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी जी को, माँ सरस्वती को मैं अपेक्षा करता हूँ शांति प्रयास से चुनाव होना चाहिए। हारेंगे जीतेंगे हर टाइम। और 2 लाख केंद्रीय बल मंगाने का क्या जरूरत है? हम गुजरात को भेजेंगे 5 लाख केंद्रीय बल, तब पता होगा। थोड़ा रुकिए, गवर्नमेंट तो बदलेंगे। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू से हमारा बातचीत बहुत आगे चल गए। 100% गवर्नमेंट बदलेगा। ठीक है शिवानंद जी, चलिए बहुत जल्द इनको उखाड़ के फेंक देंगे हम बीजेपी का। ठीक है, भ्रष्ट सरकार, बीजेपी जुमला पार्टी, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ठीक है, आराम से शिवानंद जी, ठीक है। सरेंडर संघ, एहतेशाम जी सुन पा रहे हैं? चलिए, एहतेशाम जी अभी कनेक्ट नहीं है हमारे साथ, अब से कुछ देर में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ गया राखी जी, यही तो दुख है। सर मैं सारी चीजों को एग्री करती हूँ, लेकिन शिवानंद जी मैं महंगाई पे कल ही चर्चा में थी। अब हर दिन तो हर गेस्ट नहीं होते, लेकिन आज क्योंकि वेस्ट बंगाल पे इसलिए भी बात हो रही है कि बस कुछ घंटों की ही बात है, उसके बाद नतीजे होंगे। तो जिस तरीके से बयान हुआ, जिस तरह से लोकतंत्र की बात होती है, पिछले जो हमने रिकॉर्ड्स बंगाल में देखे, कितनी तस्वीर बदलेगी, इसलिए आज ये चर्चा है। और मैं चाहती हूँ सब उसी पे रहेंगे तो बेहतर होगा। पहले से भी कम वोटिंग आएगा बीजेपी का, लिख के लीजिए। ठीक है, चलिए देखेंगे। एहतेशाम जी अभी कनेक्ट नहीं है। कुमार राकेश जी करने का कोशिश कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, कुमार राकेश जी, एक बहुत सारी बातें आई हैं, सबने अपने अपने तरीके से उसको रखने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बार बार उस चीज पर आ रही हूँ कि सरकार किसी की भी हो, समय कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो क्या ये गुंडागर्दी टीएमसी की जो आरोप है वो ऐसे ही रहेंगे? यदि भारतीय जनता पार्टी आती है तो फिर कोई गुंडा नहीं दिखेगा? ये दोनों चीजों को समझने की जरूरत है। बार बार इसको इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि बहुत अलग तस्वीरें हमने पिछली बार या इससे पहले के रिकॉर्ड्स में देखी हैं। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है कि सिर्फ कंपैरिजन ये ना करें कि एक महिला है या एक पुरुष है, कंपैरिजन ये करें कि पूरा पश्चिम बंगाल का सिनेरियो कितना बदलेगा लोकतंत्र की दृष्टि से। नहीं, आपने जो बात कही है कि कितना बदलेगा और कितना नहीं बदलेगा, देखिए लोकतंत्र की अपनी परिभाषा तय है। लोकतंत्र में कौन कितना कैसा कितना काम कर रहा है पब्लिक के लिए, आम जन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि हम बात करें और समझें तो अभी इस चुनाव में 2 बातें बड़ी सिग्निफिकेंट हुई है। एक तो वोट प्रतिशत और दूसरा हिंदुत्व फैक्टर।
ये जो मैंने बार बार जो मैं 142 सीट बतवा फैक्टर बोल रहा हूं, और उसके अलावा जो फर्स्ट फेज में 152 हुए हैं, उसमें पिछली बार जो ममता बनर्जी जो नाटक किया था पैर तोड़ने का, और जैसे ही चुनाव जो रिजल्ट आया प्लास्टर निकल करके कूद के मंच पे चढ़ गई थी, तो पब्लिक को समझ गई कौन झूठ बोल रहा है। नहीं, दूसरा वो हिंदुत्व फैक्टर सर चढ़ के बोला है। दूसरा, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसका भी लोगों के मन में कहीं न कहीं एक आतंकित संदेश गया कि क्या करना और क्या नहीं करना है। और तीसरा, जो भयभूत भ्रष्टाचार में कितना परिवर्तन हुआ वो भी एक फैक्टर है, वो देखने समझने की बात है। उसके अलावा यदि हम बात करें और समझे और जाने, नरेंद्र मोदी कितना हिंदुओं को भला किया है। 2014 से लेकर 2026 हिंदू खतरे में है। कितना हिंदुओं के ऊपर रेप हो गया, क्या बात कर रहे हैं सर? अरे शिवानंद जी, केरल में आपकी सरकार आ रही है, मणिपुर में शिवानंद जी जो भी आपत्ति है पहले समय लीजिए, उसके बाद बोलिए प्लीज। ऐसे क्या होगा, प्रॉपर चर्चा नहीं आ पाएगी। शिवानंद जी को बधाई कि केरल में इनकी सरकार आ रही है और मुस्लिम लीग के साथ आ रही है, आपको खुश होना चाहिए। मुस्लिम लीग कोई बात नहीं कर रहा है, आप खुश होइए। मैं आपको बधाई देता हूं एडवांस में कि केरल में आपकी सरकार आ रही है, मुस्लिम लीग के साथ आ रही है और तमाम ऐसे राष्ट्र तत्व है उनके साथ आ रही है। यू शुड बी हैप्पी, बट और कहीं नहीं है। आपको खुश हो जाता नहीं है। ममता दीदी के लाख तारीफ कर लेंगे, 2 से 3% वोट आएंगे। 6-7 पिछली बार एक भी नई सीट आया था, इस बार खाता खुलेगा वेस्ट बंगाल में, उसकी चिंता ना करें। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं, भाई वो भ्रष्टाचार में कितना परिवर्तन होगा कितना नहीं होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सोचने की बात है और समझने की बात है। ये देखिए, जो भी अभी राखी जी ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि लोकतंत्र में भाजपा क्या और टीएमसी क्या। टीएमसी ने क्या किया, लक्ष्मी भंडार में 1500 रुपए दे रही थी, बीजेपी ने क्या किया, 3000 कर दिया। फर्स्ट पेज मैटर किया नहीं किया, सेकंड मैटर किया, तो कोई कम तो नहीं है ना भाई। तुमने 1500 दिया, मैं 3000 दे रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, फ्री बी का जो पॉलिटिक्स चल रहा है आपके हमारे पॉकेट से, जो भी राजनीतिक दल हैं, आप तो राजनीतिक दल से है, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, लेकिन जो सच है वो तो बोलूंगा ना। हमारे टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, आप भी हिंदू हम भी हिंदू हैं। मंदिरों में टैक्स लगेगा, अब मस्जिद और गिरजाघर में टैक्स नहीं लगेगा। क्यों भाई? वक्फ बोर्ड कहीं उंगली रख देगा, जमीन हो जाएगा, और आप जाएंगे, शिवानंद जी और कुमार राकेश जाएंगे तो कहेगा आपकी जमीन से आपको हटा दिया जाएगा। क्यों? किसने कानून बनाया, किसकी गलती, हम क्यों झेलें, आप क्यों झेलें? लोकतंत्र की कई परिभाषाएं हैं। लोकतंत्र की परिभाषाओं में कि हम पब्लिक कहां है, इंपॉर्टेंट इज पब्लिक। इंपॉर्टेंट है कि हम और आप। अब यही भाजपा और कांग्रेस में तुलना है कि कांग्रेस से भाजपा आगे लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो 100% तो नहीं कहेंगे, सभी लोग ईमानदार और बेईमान है, लेकिन पब्लिक के लिए भाजपा कांग्रेस और अन्य दलों की तुलना में ज्यादा काम कर रही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको सभी समझती है। 65% आबादी राखी यूथ का है, जो कि आज के अपने इस पे लेके घूम रही है। वो दुनिया अब झूठ बोलेंगे पकड़े जाएंगे तो एक मिनट के अंदर, इसलिए झूठ चलेगा नहीं। लेकिन फिर भी हमारे राजकुमार जो है चिड़ युवा, हमारे राहुल गांधी जी है, वो अपने को 56-57 मानने को तैयार नहीं है, शिवानंद जी भी नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि देश में कुछ नहीं हो रहा है, देश बदल रहा है, और पूरा नॉर्थ ईस्ट बदल गया। हम अगले 6 महीने में ट्रेन से जाएंगे स्विट्जरलैंड की तरफ, सिक्किम और अरुणाचल। सोचिए, पर्यटक का मोड चेंज हो गया, लोग नॉर्थ ईस्ट ज्यादा जा रहे हैं, यूरोप नहीं जा रहे हैं। ये परिवर्तन है। रोड जो आप भी अनुभव कर रहे होंगे, जहां कनेक्टिविटी नहीं थी, कनेक्टिविटी से कितना उद्धार हुआ है देश का, सबको पता है। एवरीबॉडी नोज। प्रगति तो दिखती है ना, किसी को पॉकेट, आपके मेरे पॉकेट में, नरेंद्र भाई मोदी की पॉकेट में तो प्रगति रख के नहीं जा सकते ना, वो तो पूरा ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा है। तो जो भाई वो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं हुआ है, कम हुआ है। भाई बुक है, उस पर नियंत्रण की बात है, वो हुआ है। लेकिन जो हिंदुत्व फैक्टर है, जिसको ममता दी ने दबाया था, वो तो उभर के इस बार सामने आया, और फैक्टर बोलेगा। जो मैंने 5 फैक्टर बताए, फिर रिपीट कर रहा हूं, नदिया, पूर्वी बर्धमान, 24 परगना साउथ, 24 परगना नॉर्थ, ये जो 90 से 110 जिले हैं, यहाँ पे 75% ज्यादा हिंदू हैं, और वो वोट नहीं डाल रहे थे। इस बार वोट डाला, क्यों? उनको सुरक्षा मिला,
उनको आतंक भय से कहा नहीं तुम निश्चिंत होकर वोट डालो। इलेक्शन कमीशन ने भी रोल किया, आरोप लगाने के लिए कुछ भी कर दें। एक चुनाव शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। आश्चर्य, आज तक बंगाल के इतिहास शांतिपूर्ण चुनाव हुआ नहीं था। क्रेडिट तो देंगे ना आप सरकार को, इलेक्शन कमीशन को क्रेडिट देंगे ना। जो अच्छी बात है उसको क्रेडिट दीजिए, जो बुरी बात है खिंचाई कीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। लोकतंत्र जो है सच्चाई का दर्पण है, सब कुछ दिखता है। कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है, आप भी हम भी सब जानते हैं। लेकिन किस लिए, किस काम के लिए? हम निजी स्वार्थ के लिए देश को तिरोहित कर दें? हमको शिवानंद जी हमको एक पोस्ट दे देंगे, हम देश को किनारे कर दें? क्या मोदी जी हमको ये कर देंगे, हम देश किनारे? सॉरी, हम सब राष्ट्रवादी हैं, हम सबको राष्ट्रवादी होना चाहिए और राष्ट्र के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए कि हम क्या योगदान दे रहे हैं और क्या योगदान कर रहे हैं। ये है लोकतंत्र का सबसे बड़ी परिभाषा। बिल्कुल ठीक है। कुमार विवेक जी अपनी बात रखिएगा। जी राकेश जी, मैं सुन रहा था राकेश जी को, जिन्होंने जो भी बात कहे हैं मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ इन सारी बातों से। और पश्चिम बंगाल की स्थिति वास्तव में दयनीय थी और उससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति कांग्रेस की हो गई है। मैं सुन रहा था शिवानंद जी को, कोई गठबंधन करने के लिए उनसे तैयार नहीं है। वो टीएमसी के कैंडिडेट से वहां फाइट कर रहे हैं और ममता जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं, बेचैन है। पता नहीं ममता जी इनसे समर्थन लेने को भी तैयार है कि नहीं। दूसरी बात, ये अपने ही नेता को वहां नहीं मान रहे। लोकसभा में नेता था निरंजन जी, शिवानंद जी सुनिए, शिवानंद जी सुनिए मेरी बात। पहले क्या कहना चाह रहा हूँ, शिवानंद जी बोल लेने दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, मैं समय दूंगी। आप ऐसे करके ना, शिवानंद जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, मैं समय दूंगी। शिवानंद जी मैं आपके साथ जितनी बार भी बैठा हूँ, आपके 4-5 रटे हुए लाइनें आप वही बोलते हैं, आदि हो गए सुनने के, आदि। आप पहले बोलने नहीं दीजिएगा। देखिए शिवानंद जी, सुनिए, पहले जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अरे जो आपका विरोधी नहीं है आप उसको भी विरोधी बनाने पे आतुर है शिवानंद जी। शिवानंद जी प्लीज उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए किसी की बात पूरी नहीं आएगी तो ये अच्छी बात नहीं है। कंप्लीट करने दीजिए, आपको जो आपत्ति है फिर बाद में बोलिए। अरे राखी जी टेप चला दीजिए इनके लिए, अधीर रंजन जी का। अरे आपके नेता की बात कर रहा हूँ, नहीं सुन पाते, आपका होमवर्क नहीं है तो इसमें मेरी गलती है क्या? आपके नेता की बात कर रहा हूँ। अधीर रंजन जी आपके नेता है कि नहीं? अधीर रंजन जी आपके नेता है क्या? नहीं है। होमवर्क कितना हमको सब पता है। अरे अधीर रंजन जी आपके नेता है कि नहीं? पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए। बात करेंगे, अभी तो बंगाल पे बात पहले ये बताइए। मैं बीच में बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ ना। डिबेट में जितने भी लोग हैं वो डिबेट में जितने भी लोग हैं वो होस्ट को अपनी बात करते हैं। शिवानंद जी वो आपके बीच में नहीं बोले। अरे आपको टोका नहीं, क्योंकि जरूरी है। आपको टोका नहीं, सवाल उठाए आप अपने समय। अरे आप अपने समय पे जवाब देते हैं। ये जैसे वोट चोरी होता है ना डिबेट में, इसको समय चोरी बोलते हैं। जैसे वोट चोरी आप लोग कहते हैं ना, इसको समय चोरी बोलते हैं। चिल्ला के हम बने रहे। कुछ भी करिए, राहुल गांधी जी की नजर नहीं जाने वाली है आप पर। मत चिल्लाइए इतना, दूसरे को भी बोल लेने दीजिए। कुछ भी कर दीजिए। जो आदमी अपने नेता को नहीं मान रहा हो हमारी बात क्या मानेगा? आपकी बंगाल यूनिट से जाके पूछिए उनका दर्द। आप अपने बंगाल यूनिट से पूछिए। पूरे भारत की बात कर लेंगे, बंगाल की नहीं करेंगे, जिस पर मुद्दा होगा। है ही नहीं, एक ही रटा हुआ कैसेट है, डेली बजाना है। बोल रहा हूँ क्या मतलब डिस्टर्ब कर रहा है। मेरा पुराना डिबेट उठा करके देख लीजिए। कभी उग्र ना मैं होना चाहता हूँ ना मैं ऐसा डिबेट करता हूँ। लेकिन शिवानंद जी वेट कर रहे हैं, वरना फिर मैं दोबारा समय नहीं दे पाऊंगी। प्लीज शिवानंद जी के लिए एक अच्छा लाइन है मेरे लिए। आप बोल दीजिए कुमार राकेश जी। शिवानंद जी को 3 दिन पहले का राहुल गांधी का वो वीडियो मैसेज पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने सीधा वॉक ओवर दिया है बीजेपी को और ममता जी की आलोचना की है। वो सुनने वाली बात है कि ममता जी को जो करना चाहिए था नहीं किया, जो अच्छा करना था नहीं किया, कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोला, तो भाजपा उसमें ले जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है कुमार विवेक जी कंप्लीट करिए। राखी जी मैं ये कह रहा था कि अधीर रंजन जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है और बंगाल के एकमात्र नेता है। दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर वो सवाल उठा रहे हैं टीएमसी के गुंडागर्दी पे, अपनी दर्द बयां कर रहे हैं कि हम बचा नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पार्टी के प्रवक्ता बने बैठे हैं और डिफेंड कर रहे हैं आप टीएमसी को, और अगर कुछ कहना चाह रहा है आदमी आप पर तो सीधा सवाल भी नहीं है बंगाल में। अरे बंगाल में तो आप कॉन्टेस्ट में नहीं है, वो तो धन्य ऐसे चैनल का कि इसमें भी कांग्रेस शामिल है। ठीक है, आपका और आप उकसा रहे
उसके बाद भी आप अपनी बात नहीं रखने दीजिएगा। राकेश जी मेरा बस यही कहना था कि मैं सर्टिफिकेट देने वाला कोई होता भी नहीं हूँ, मैं सर्टिफिकेट देने वाला कोई होता भी नहीं हूँ शिवानंद जी, लेकिन मेरा ये कहना है कि ग्राउंड पे तो ऐसी बातें हो ही रही है गुंडागर्दी की, तुम ये तुम वो। हम लोग न्यूज चैनल पे डिबेट करने बैठते हैं ना, तो कल की एक आशा भी रखते हैं कि दरअसल किस तरीके से होना चाहिए, इसका समाधान क्या हो सकता है। आप आकर के यहाँ भी वही माहौल पैदा करना चाहते हैं जिसे मैं बिल्कुल उचित नहीं ठहराता हूँ। और मैं समझता हूँ बाकी फिर मैं, मेरी बात सुनिए, चैनल में मैं इस चैनल पर आता हूँ शिवानंद जी, मैं इस चैनल पर आता हूँ क्योंकि यहाँ शांति से शालीनता से अपनी बात रखी जाती है। इसमें बात करिए यहाँ टीएमसी, अरे उस दिन भी बात हो रही थी, टीएमसी के प्रवक्ता बैठे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बीच में चिल्लाए जा रहे हैं। राकेश कुमार सर आपको वोटिंग नहीं, आपने बोला राहुल गांधी आपको नहीं देखेगा। लोकतंत्र में सुनने की ताकत नहीं है। हो गया, छोड़ दीजिए, सबके एक मत नहीं हो सकते, जाने दीजिए ना, उस चीज को खत्म कर दीजिए। राखी जी सर एक काम करिए, अब आप दोनों लोग रुक जाइए, ठीक है। खेमचंद जी, हाँ आपको थोड़ा जल्दी निकलना था, मुझे अभी अपडेट किया मेरी टीम ने, प्लीज आप जल्दी से अपनी बात रखिएगा। 1 सेकंड रुक जाइए बाकी लोग प्लीज। शिवानंद जी, हाँ खेमचंद जी अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ देखिए शिवानंद भाई जो कहना चाहें वो कह सकते हैं, वो सेंटिमेंटल हैं, कांग्रेस के अच्छे वर्कर हैं, कांग्रेस के बारे में सोचते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन कांग्रेस वहां ना 9 में है ना 13 में है, और टीएमसी जो उनकी पूर्व आप कह सकते हैं पार्टी का हिस्सा थी लेकिन उनसे अलग हो गई, अब टीएमसी भी हारने जा रही है। अब जो पश्चिम बंगाल है वो पूर्ण रूप से कांग्रेस ए और कांग्रेस बी दोनों से मुक्त होने जा रहा है। वहां सुशासन आ रहा है, विश्वास आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, सुशासन आएगा तो लॉ एंड ऑर्डर वहां पे बेटर होगा। उत्तर प्रदेश जैसा लॉ एंड ऑर्डर होगा, जब लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश जैसा होगा तो लाखों की संख्या में रिवर्स माइग्रेशन वहां पे पश्चिम बंगाल में होगी, दूसरे प्रदेशों से लोग वहां पे जाएंगे, काम धंधे के लिए जाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल रिसोर्सेज से पूरी तरीके से फुलफिल है। लेकिन वहां पे लूट मची हुई थी, जंगल राज था, भय का राज था, और भय और जंगल राज की वजह से पश्चिम बंगाल जितना डेवलप करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा था। आज भी 20 से 25 साल वो कम से कम दूसरे स्टेट से, अगर मैं गुजरात से कंपेयर करूं, मध्य प्रदेश से कंपेयर करूं, उसको दिल्ली से कंपेयर करूं, हरियाणा से कंपेयर करूं, राजस्थान से कंपेयर करूं तो पीछे है। तो हम पश्चिम बंगाल को जो उसका सम्मान, मान सम्मान और जो ग्लोरी वापस करानी चाहिए थी वो कराएंगे, और गुंडों पे कार्रवाई करेंगे, गुंडों को नहीं छोड़ेंगे। हम बदले की भावना के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन गुंडों पे कार्रवाई होगी, उनको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैं इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। सभी मित्रों को नमस्ते, धन्यवाद। ठीक है खेमचंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एहतेशाम जी जुड़ गए काफी देर बाद। एहतेशाम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। एहतेशाम जी एक सवाल है, मैं आज पश्चिम बंगाल का जो भी चुनाव हुआ, जिसकी भी सरकार हो, चाहे टीएमसी की चाहे भारतीय जनता पार्टी की, लोकतंत्र की दृष्टि से बात कर रही हूँ, हिंसा और ध्रुवीकरण के नजरिए से बात कर रही हूँ, वोटिंग परसेंटेज जो आया उसके नजरिए से बात कर रही हूँ, महिलाओं की भागीदारी के लहजे से बात कर रही हूँ, आने वाला सिनेरियो कैसा होगा। अमित शाह ने जो कुछ बयान दिया किस वजह से दिया, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से बोल रहे थे, जो चीजें रखी गई, क्या ये तीखापन आप लोगों में, किसी की भी सरकार हो, इसको बनाकर रखेंगे? पश्चिम बंगाल का जो एक प्रोस्पेक्ट जो पहले शुरू से बना है ना, हिंसात्मक वाला, क्या वो बदलेगा या तस्वीर जस की तस रहेगी? देखिए राकेश जी, चौथी बार फिर से एक बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं होगा, इसलिए कि हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर जिस हिसाब से अमित शाह जी भाषण दे रहे थे, जो बोलते हैं वो कि उल्टा लटका कर मारूंगा। एक हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर जो इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, और इस तरह की भाषा हम समझते हैं कि कोई भी अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे थे, फिर हम वो भी तो सोचें। वो उल्टा लटका देंगे, एक कह रहे हैं कि जाने ही नहीं देंगे, देख लेंगे। देखिए राजनीति में जब देखिए राखी जी, जब उधर से बात हुई तो इधर से बात हो रहा है, बात समझना होगा। आखिर पलटा तो कोई बात न कुछ होगा, लेकिन इस तरह से हमारे होम मिनिस्टर है, देश के होम मिनिस्टर, भारत के होम मिनिस्टर, बात समझना होगा। लेकिन एक बात मैं कहता चलूंगा आपको कि यहाँ पे जिस हिसाब से
93% समथिंग वोटिंग हुई है। जो यहाँ के लोग 27 लाख लोग अपने वोट देने से, अपने मत का प्रयोग करने से वंचित रह गए। जो हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया बंगाल के लोगों से। तो अगेंस्ट में समझ लिए ये जबरदस्त वोटिंग हुई है। और जिस हिसाब से यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी और घुसपैठिया का बात करते थे, एक भी घुसपैठिया सामने नहीं आया। और सिर्फ घुसपैठिया एक बहाना है, एक्चुअली में घुसपैठिया कर करके इनको राजनीतिकरण करना है। लेकिन पश्चिम बंगाल जो है बहुत अवेयर है राखी जी। पश्चिम बंगाल को मालूम है हमें किसको वोट देना है। इसलिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने लोगों के लिए विकास का बहुत सारे योजनाएं की, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। 2 करोड़ 42 लाख महिलाओं को डायरेक्ट अकाउंट में 1500 रुपए जाते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जिस हिसाब से इनकी सरकार जब बनी तो इन्होंने कहा था कि 2500 हम माताओं बहनों को देंगे, लेकिन आज तक सरकार बन गई, लेकिन इनको समझ लिए कि 1 रुपए नहीं मिले। ये जुमला लेकिन एहतेशाम जी, लेकिन एक बात मैं जानना चाहती हूँ ना, जो बूथ कैप्चरिंग होती थी, जो हंगामा होता था, हत्याएं हो जाती थी, उससे तो बहुत अलग ये चुनाव हमें दिखा, बहुत अलग दिखा। ये अप्रिशिएट की बात है, इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इसलिए कि ये अच्छा चीज है। इसलिए कि हिंसा हम लोग नहीं चाहते हैं, हर किसी का जो भी है हिंसा हम लोग मुक्त चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से बदनाम और लोगों को, हमारे तृणमूल के नेता को जो अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, ये कहीं न कहीं समझ लिए कि इस तरह का नहीं होता है। लेकिन चुनाव आयोग, आज देखिए क्या परिस्थिति, चुनाव आयोग केंद्र के इशारे पर काम करे राखी जी। आज 28 लाख लोग मतदाता अपना मत का प्रयोग नहीं फिर आज मेरे पास एक सवाल है। अब तक ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठे हैं और सारी प्रोसेस के बाद इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, तो क्या हम इलेक्शन कमीशन को क्रेडिट नहीं दें? दूसरी चीज, जिन ईवीएम पे टेप मिले हैं वो किसने लगाए सर? ये और एक बड़ा सवाल है। इसकी जिम्मेदारी जो है, देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। ये सारी जिस दिन से इलेक्शन घोषणा हुई है राखी जी, तो ये सारा का सारा श्रेय चुनाव आयोग को जाता है। और अगर इस तरह की घटना घटी है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसका जिम्मेदार समझिए चुनाव आयोग को देना चाहिए। इसलिए उन्होंने नजर कैसे रखी, वो जो फिर एक तरह से बोलते हैं कि हम बहुत जबरदस्त काम किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं विफलता है। इस तरह का समझ लिए नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी जिम्मेदारी, ये इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जहां लोगों में पूरी चर्चा ना इलेक्शन कमीशन के सारे सीनियर्स को बिठाकर करूंगी कि सर आप लोग ईवीएम भी देखते हो, रिजल्ट आता है तो ईवीएम ऊपर नीचे हो जाती है, कोई कह देता है टेप चिपका है तो वो भी आपकी गलती है, इलेक्शन में वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो भी इलेक्शन कमीशन की तारीफ है। तो मतलब सब तरीके से एक ही जगह सवाल उठाना मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। होती हैं चीजें, आती हैं चीजें, लेकिन इतनी भी ज्यादा ना हो जाए कि हम हर तरीके से एक ही जगह जाके सबके माथे फोड़ दें कि आप ही की गलती है ओवरऑल। मुझे लगता है ठीक नहीं, क्योंकि समय की सीमा है। शिवानंद जी जल्दी से कंप्लीट करिए। राखी जी, मुझे 10 सेकंड चाहिए राखी, बस 10 सेकंड। राखी जी, एहतेशाम जी की कुछ बात को लेकर बात कर लूं। राखी जी, विवेक जी जिस तरह से कोट किया कि शिवानंद जी आपको राहुल जी नहीं देखेंगे, आप कितना भी चिल्लाओ, इसलिए मैंने उनको बोला, उनका जो फॉलोअर मैंने चेक किया 200 दर्द हुआ है शिवानंद जी, आपको ऐसा लग रहा है? दर्द हुआ है अभी तक? क्या हुआ है कि उन्होंने, देखिए दर्द मेरे को नहीं, दर्द आप घर जाने के बाद दर्द आपको होगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी धमकाना चालू है, धमकी तो नहीं दे रहे कुमार विवेक जी को, यहाँ भी धमकाना चालू है। नहीं, आप जो बोल रहे दर्द, यही तो कैडर है, ऊपर से नीचे तक आता है। नहीं, दर्द मेरे को क्यों होगा? मेरे को क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी मैं आपके उन्होंने सीमित समय में आपको बोलने के लिए दिया, उन्होंने सीमित समय में आपको बोलने के लिए दिया, आपकी बात पे नाम लेके चालू हुई तो क्या कहूँ? और आपने बहुत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस बात को मानो। बंगाल में आपकी स्थिति वही है। ऐसे कितने भी गुंडे पश्चिम कांग्रेस पार्टी बंगाल से गायब है, और राहुल गांधी जी ट्वीट किया है तो भी कांग्रेस पार्टी बंगाल से गायब है। आपको कोर्स करेक्शन करना चाहिए। कुमार विवेक जी, कुमार राकेश जी चलिए बोल लीजिए जल्दी से। सर मैं 10 सेकंड के बाद क्लोज कर दूंगी, मैं बिल्कुल समय नहीं दूंगी। आप लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं, बिल्कुल डिरेल हो जाते हैं। अरे शिवानंद जी,
शिवानंद जी खुश होइए, बंगाल में शिवानंद जी खुश होइए, केरल में कांग्रेस सरकार आ रही है मुस्लिम लीग के साथ, कुछ भी करने दो। शिवानंद जी खुश होइए, 2014 मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे हैं आप केरल में, खुश होइए। अली बाबा 40 चोर पार्टियां है, तब से हिंदू खतरे में है। मणिपुर चल रहे, नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल जीतना है, अमित शाह को पश्चिम बंगाल साम दाम दंड। सर मैं कोशिश करूंगी अब हम 4 तारीख को मिले। लोग सर उसके पहले मैं अब कल वेस्ट बंगाल में नहीं रहूंगी, मैं 4 को ही मिलना चाहती हूँ। हाँ सर बोलिए कुमार राकेश जी, प्लीज जल्दी से। बंद कर दिएगा तो आवाज, ठीक है प्लीज म्यूट करिएगा। इनको म्यूट करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात हुई है। हाँ जल्दी से, उनको म्यूट कर दिया प्लीज। मैंने कर दिया है सर, ऑन स्क्रीन वो म्यूट ही है आप। ठीक है। तो मुद्दा ये है, अभी एहतसाम जी ने अच्छी बात कही कि हिंसा मुक्त चुनाव के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया, लेकिन अभी जो टेप वाली बात आपने कही उस बात से मुकर गए। तो वो तो चुनाव आयोग लगाने नहीं गया होगा, अभी चुनाव आयोग ने वो टेप लगाया कि टीएमसी को वोट दो, तो आपको तो चुनाव आयोग की जय करनी चाहिए। तो फिर वो टेप लगाया किसने? सिर्फ टीएमसी का बटन खुला हुआ है, बाकी बटन पैक है। एहतसाम जी ये तो मामला, आप तो फंस गए उसमें। भाई चुनाव आयोग को आपको धन्यवाद देना, चुनाव आयोग को हिंसा मुक्त के लिए तो धन्यवाद दे रहे हैं, ठीक है। अच्छी बात है, आपने बहुत बड़ी सारे बात की। सारे पहलू पर हम आएंगे। इंतजार बस एक दिन और कर लीजिए, 3 तारीख का इंतजार, 4 तारीख को किसकी सरकार, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। ठीक है, ये आपको मानने की बात है। चलिए फिलहाल समय हो गया, मैं इस चर्चा को रोकूंगी। ठीक है, ये बात समझना होगा एहतशाम जी, क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 4 तारीख को जरूर मिलेंगे और किसकी सरकार होगी ये बहुत बड़ा सवाल है। और लोकतंत्र पर प्रभाव की बातें देखिए, कोई किसी से कम नहीं है। आने वाले सिनेरियो को बहुत अच्छे रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बयान आए, जिस तरीके से जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी से कम पड़ेगा। बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा 4 तारीख को कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। और जिस तरीके से पूरा इलेक्शन वेस्ट बंगाल का हुआ है, ये वाकई दिलचस्प रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।